आप सभी को मेरी नमस्कार। जैसा कि होरारी ट्यूशन ग्रुप में होरारी प्रश्न हल करने से संबंधित जो नियम हैं, जो आपको पीडीएफ बुक में भी दिए गए हैं, तो एक एक नियम को मैं आपको जरा समझा दूं। सबसे पहले ये ध्यान में रखें कि हमारे पास जब कोई जातक आता है और उसका जो प्रश्न होता है, और यदि जन्म कुंडली नहीं होती तो हम प्रश्न कुंडली के माध्यम से उसका प्रश्न देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले होरारी ज्योतिष में जो भी जातक आपके पास आया है उसका प्रश्न ध्यान से सुने, समझें तथा उस जातक को ये कहें कि आप अपना प्रश्न सोचते हुए तथा ईश्वर से प्रार्थना करते तथा मार्गदर्शन की कामना करते हुए 1 से 249 के बीच में जो भी नंबर मन में क्लिक हो वो नंबर बताएं। वो नंबर कोई फेवरेट या लकी नंबर नहीं होना चाहिए, बस वो अपना प्रश्न सोच रहा हो, ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हो कि उसका जो भी प्रश्न है उसका हल मिले। और जो नंबर उसके मन में क्लिक होगा, देखिए ऐसा भी हो सकता है कि उसके मन में 3-4 नंबर आ रहे हों, परंतु जो नंबर उसकी जीवा से निकलेगा बस उसी नंबर में उसके प्रश्न का उत्तर होगा। अब उसी नंबर के द्वारा होरारी चार्ट बनाया जाएगा। 1 से 249 जो ये नंबर हैं, ये 27 नक्षत्रों के विभाग हैं, जो कि 243 बनते हैं और कुछ जगह पर उप नक्षत्रों की पुनरावृत्ति से 249 तक के ये नंबर बनते हैं। तो एक तरह से ये नंबर ना होकर भ चक्र का एक पर्टिकुलर नंबर के द्वारा वो पॉइंट है जहां से राशि, नक्षत्र, उपनक्षत्र शुरू होता है। जैसे कि नंबर 1 है तो मेष राशि, केतु का नक्षत्र, केतु का उपनक्षत्र। 2 नंबर है तो मेष राशि, केतु का नक्षत्र, शुक्र का उपनक्षत्र। तो केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध। उसके बाद मेष राशि में शुक्र का नक्षत्र, शुक्र का उपनक्षत्र। तो ये ऐसे संख्याएं जो हैं, जो लगन चार्ट बनेगा उस नंबर के आधार पर बनेगा। और जो ग्रहों की स्थिति होगी वो जिस समय चार्ट लिया जाएगा, जिस समय आप चार्ट हल करने बैठेंगे, उस समय की ग्रहों की स्थिति जो होगी वो उसमें यथा रहेगी। तो अब हमेशा कोशिश करें कि जब आपको होरारी नंबर मिल जाए तो उसी समय देखने की कोशिश करें। यदि आप बाहर हैं, यदि 2 घंटे के लिए बाहर हैं या आधे दिन के लिए बाहर हैं, या जब भी आप जाएंगे और जब भी आप बिल्कुल आराम से अपने सारे कार्य करके, बिल्कुल आराम से जब अपनी गद्दी पर बैठ के होरारी प्रश्न देखने के लिए लायक होंगे, तब आप उसको हल कर सकते हैं। और यदि आपके पास समय है तो कोशिश करें कि प्रश्न को उसी समय हल करें। यदि समय नहीं है तो बाद में भी कर सकते हैं। अब यहां पर यह भी ध्यान में रखें कि प्रश्न हमेशा जो हल करना है पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। और प्रश्न हल करने के दिन चंद्रमा का गोचर स्वयं ज्योतिषी की कुंडली से अष्टम या द्वादश में गोचरीय हो तो उस दिन या तो प्रश्न हल ना करें, और यदि अधिक जरूरी हो तो बहुत ही ध्यान से हल करने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि कोई गलती हो सकती है। चंद्र का अष्टम या द्वादश में गोचर होना, अष्टम भाव रुकावट का और द्वादश भाव जो होता है व्यय, परेशानी, खर्च का, सामने वाले की संतुष्टि ना होना, इस प्रकार से। अब प्रश्न जो भी विषय जातक आपके पास आया है और जो भी हमने प्रश्न कुंडली के द्वारा चार्ट बनाया है, तो जातक का जो प्रश्न विषय से संबंधित है, चंद्रमा का उसके साथ संबंध बनना जरूरी है। जैसे मान लीजिए शादी के संबंध में प्रश्न हो तो सप्तम भाव मुख्य भाव होता है शादी का,
दूसरा भाव होता है परिवार वृद्धि का, शादी के बाद जो पारिवारिक मेंबर की वृद्धि होती है। 11वां भाव होता है इच्छा का। तो 2, 7, 11 ये शादी के हुए। यदि प्रेम विवाह है तो 2, 5, 7, 11, क्योंकि पंचम भाव जो होता है प्रेम का होता है। तो इस प्रकार से चंद्रमा का इन भावों के साथ संबंध किसी भी प्रकार से बने तो प्रश्न की सार्थकता या जातक के जो मन में चल रहा है उसकी हमें अर्ज के बारे में पता चलता है। तो इसलिए प्रश्न की सार्थकता अवश्य होनी चाहिए। इसके बाद प्रश्न जिस विषय से संबंधित हो, शादी का प्रश्न है तो सप्तम भाव मुख्य भाव हुआ, संतान का प्रश्न है पहली संतान का तो पंचम भाव मुख्य भाव हुआ, शिक्षा का प्रश्न है तो चौथा भाव मुख्य भाव हुआ, उच्च शिक्षा का प्रश्न है तो नवम भाव मुख्य भाव हुआ। तो इन भावों का कोई उपनक्षत्र स्वामी जो भी हो, प्रश्न से संबंधित जो विषय है उसके मुख्य भाव का जो उपनक्षत्र स्वामी है तो वो उपनक्षत्र स्वामी या नक्षत्र उस विषय से संबंधित जो कारतव है, यानी कि शादी है तो शुक्र या मंगल या गुरु, शिक्षा है तो बुध या गुरु, संतान है तो केतु, और यदि पिता से संबंधित है तो सूर्य, और यदि किसी प्रकार के कम्युनिकेशन से संबंधित है तो बुध। तो ये कारक हुए। तो मुख्य भाव के उपनक्षत्र स्वामी का संबंध उस कारकत्व से जुड़ा हो तो उसको हम प्लस पॉइंट मान सकते हैं। इसके अलावा प्रश्न कुंडली का होरारी नंबर का उपनक्षत्र स्वामी, यानी कि जो प्रश्न कुंडली बनी उसके लगन का उपनक्षत्र स्वामी हमारे प्रश्न समय के यदि रूलिंग ग्रहों में शामिल हो तो भी हम उसको एक तरह से 1 पॉइंट पॉजिटिव मानेंगे, और यदि वह उपनक्षत्र स्वामी 11वें भाव में स्थित हो तब भी प्लस पॉइंट मानेंगे। यदि वह नीच राशि में होता हुआ 11वें भाव में हो तो कुछ देरी से इच्छा पूर्ति होती है, क्योंकि 11वां भाव होता है इच्छा पूर्ति का। और यदि लगन का स्वामी इस तरह की स्थिति लिए हो तो जो इच्छा पूर्ति होती है वो कुछ समय के लिए रह सकती है, यानी कि स्थायी ना होकर अस्थायी रह सकती है। तो ये कुछ पॉइंट होते हैं, जैसे किसी को कोई किसी बात का सुख मिलता है या कुछ समय के लिए कोई पोजीशन मिलती है लेकिन वो ज्यादा देर तक नहीं रहती, किसी दबाव में उससे वो ओहदा छीन लिया जाता है, अक्सर ऐसा देखने में आता है। और यदि लगन का स्वामी या लगन का उपनक्षत्र स्वामी पंचम भाव में स्थित हो तो लाभ भाव पर दृष्टि डालता है, जो कि प्लस पॉइंट है। परंतु यदि शनि इसी तरह हो तो मानसिक क्लेश उपरांत कार्य हो पाता है, यानी कि लगन का स्वामी या लगन का उपनक्षत्र स्वामी शनि हो तब। इसके अलावा जो आगे का रूल है, केपी हुरारी में वक्री ग्रह का असर तब खत्म माना जा सकता है जब उसके साथ सूर्य का संबंध, दृष्टि युति या नक्षत्रों की अदला बदली या राशि की अदला बदली या एक दूसरे के ऊपर दृष्टि आदि संबंध हो। अब जैसे कोई ग्रह वक्री है तो वक्री ग्रह के फल के अनुसार एक तो कार्य में देरी होती है। यदि मुख्य भाव का उपनक्षत्र स्वामी वक्री ग्रह के नक्षत्र में हो या उपनक्षत्र में हो तब भी एक तरह से नेगेटिव इन्फ्लुएंस आता है। परंतु यदि वहां पर यदि सूर्य का संबंध बने दृष्टि के द्वारा, कंजंक्शन के द्वारा, या जो ग्रह वक्री है उसका नक्षत्र सूर्य हो, तरह सूर्य का नक्षत्र वो स्वयं वो ग्रह हो जो वक्री है, यानी कि नक्षत्र की अदला बदली या एक दूसरे के ऊपर दृष्टि, तब उस ग्रह का वक्री असर जो है खत्म होता है। इसके अलावा केपी हुरारी नंबर कह लीजिए या लगन का उपनक्षत्र स्वामी कह लीजिए, यदि 11वें भाव का नक्षत्र स्वामी हो या उपनक्षत्र स्वामी हो तब उत्तर अधिकतर हां में देना चाहिए, क्योंकि लगन का उपनक्षत्र स्वामी और 11वें भाव का
नक्षत्र स्वामी या उपनक्षत्र स्वामी, ये जातक की जो है लगन का उपनक्षत्र जातक की हिम्मत शक्ति को बताता है, और हिम्मत शक्ति जब लाभ के साथ जुड़े तब फायदा होता है। इसके साथ अब रूलिंग ग्रहों को यदि हम देखते हैं तो रूलिंग ग्रह जो हम लेते हैं प्रश्न के समय या जिस भी समय, तो रूलिंग ग्रह मार्गी जो होते हैं यानी कि डायरेक्ट जो होते हैं वे ज्यादा प्रभावी होते हैं। लगन का नक्षत्र स्वामी, लगन का राशि स्वामी, चंद्र का नक्षत्र स्वामी, चंद्र का राशि स्वामी, दिन स्वामी, तो रूलिंग ग्रह जो मार्गी होते हैं, डायरेक्ट होते हैं, वो ज्यादा प्रभावी होते हैं। उसके बाद जो वक्री ग्रह हो यानी कि वक्री रूलिंग ग्रह हो, और यदि उनकी हमें वक्री रूलिंग ग्रह की को लेने की जरूरत पड़े तो वह यदि मार्गी ग्रह के नक्षत्र या मार्गी ग्रह के उपनक्षत्र में हो तो लिए जा सकते हैं जरूरत पड़ने पर। तीसरा, मार्गी रूलिंग ग्रह यदि वक्री ग्रह के उपनक्षत्र में हो तो उसको कम स्थिति में लिया जा सकता है कि हमारे पास यदि कोई विकल्प ही ना हो। यदि रूलिंग ग्रह स्वयं वक्री हो और वक्री ग्रह के नक्षत्र में हो तो उन्हें ना लिया जाए क्योंकि वे फल नहीं दे सकते। यदि रूलिंग ग्रह मार्गी हो और वक्री ग्रह के उपनक्षत्र में हो तो उसको बिल्कुल हम तीसरा विकल्प या कह सकते हैं कि हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं बचा तब हम ले सकते हैं, अन्यथा नहीं। यदि रूलिंग ग्रह स्वयं वक्री हो और वक्री ग्रह के नक्षत्र में हो और वक्री ग्रह के उपनक्षत्र में हो तो उसे बिल्कुल नहीं लिया जाना चाहिए। रूलिंग ग्रहों का उपयोग सही भाव चुनने तथा दशा आदि को चुनने में भी मदद करते हैं। अब सही भाव इस प्रकार से कि कई बार दूसरी शादी के संबंध में प्रश्न आता है तो हम ये सोचते हैं कि दूसरा भाव दूसरी शादी के लिए देखें कि नवम भाव, तब रूलिंग ग्रहों दूसरे भाव का उपनक्षत्र स्वामी या नवम भाव का उपनक्षत्र स्वामी में जो आया हो उससे हम देख सकते हैं। अब इसी प्रकार से जो हुरारी प्रश्न देखने के नियम है कि सबसे पहले जातक से जो है कम शब्दों में स्पेसिफिक प्रश्न पूछें, फिर ईश्वर को ध्यान में रखते हुए वो जातक अपना नंबर बताए, कोशिश करें उसी समय हल करने की। उसके बाद चंद्रमा के द्वारा प्रश्न की सार्थकता को देखें। उसके बाद प्रश्न के अनुसार मुख्य भाव के उपनक्षत्र स्वामी द्वारा जो भी विषय है उसके कार्येश भावों को देखें। जब प्रॉमिस मिल जाए तो उसके बाद 11वें भाव के उपनक्षत्र स्वामी द्वारा भी पॉजिटिव पक्ष को देखें। फिर ये देखें कि मुख्य भाव का उपनक्षत्र स्वामी पॉजिटिव उत्तर दे रहा है यानी कि उत्तर पक्ष में है या नहीं। इसी प्रकार से 11वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी भी यदि उत्तर पक्ष में है तब मुख्य तथा सहायक भावों के कार्येश ग्रहों को लें, और यदि सभी के सभी ग्रह आ रहे हैं यानी कि सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, तो यदि सभी के सभी ग्रह आ रहे हैं या मान लीजिए 7 या 8 ग्रह तक आ रहे हैं तब हमें रूलिंग ग्रहों की सहायता से कॉमन ग्रह निकालकर महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा को सुनिश्चित करना होगा, और महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा जो भी सुनिश्चित करें वो भी अपने अपने उपनक्षत्र स्वामियों द्वारा विषय के अनुरूप मुख्य या सहायक भावों के सबल कार्येश हों तो उन दशाओं में वो फल मिल सकता है। तो इस प्रकार से इन सभी पॉइंट्स का ध्यान करते हुए और अपने विश्लेषण को पूरी तरह से अच्छे तरीके से बनाकर देखते हुए और अपने ईश्वर पर विश्वास करते हुए उत्तर दें तो भविष्यवाणी अवश्य सही होगी, जो भी प्रेडिक्शन है वो बिल्कुल सही होगी। तो इन नियमों का ध्यान रखें, उदाहरणों में हम इन नियमों को लागू करेंगे, समझेंगे। तो इस प्रकार से यहां तक आप समझें, देखें। धन्यवाद।